चुनाव मैदान में आना पड़ा, इसका मुख्य वजह क्या है? और सबसे पहले तो मैं अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित जनतागण को मैं प्रणाम बोलता हूं और नौजवानों को मैं अपना प्यार देता हूं। देखिए, हमारे यहाँ जो स्थिति है पिछले 30 साल से, विगत 30 साल से यहाँ पे हर कोई आता है, राज करके चला जाता है। हमें जात पात में बांट के रखा गया है। दुर्भाग्यपूर्ण हम इस कंडीशन में है आज कि अपने शहर को किसी दूसरे शहर से कंपेयर तक नहीं कर सकते। ये बहुत दुर्भाग्य है। अगर पढ़े लिखे लोग कुछ नहीं सोचेंगे, कुछ अच्छा करने का नहीं ठानेंगे तो कौन करेगा? मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं जॉब में था, मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन मैं नौकरी छोड़ के यहाँ आया हूँ केवल अपने यहाँ की जितनी समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए, इसको हाईटेक बनाने के लिए। यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा, रोजगार नहीं है, एजुकेशन का वही हाल है। सब पे मेरा फोकस है और सबको ठीक भी करूँगा। एक तरफ जो है कई दिग्गज चेहरे हैं आपके सामने और आपकी पार्टी ने अभी नौकरी छोड़कर अनुभव कम है, कैसे आप चुनाव जीत पाएंगे? इसका रोड मैप क्या है? देखिए, मेरा जो मानना है, जनता का प्यार सम्मान मिलता रहे, यही सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी नेता के लिए। दिग्गज कितने हैं इससे मतलब नहीं है, दिग्गजों का क्या माइंडसेट है उससे मतलब है। वो कितना अपने एरिया के डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। बड़ा हो जाना बस नाम से बड़ा हो जाना नहीं होता। आप अपने एरिया में आपके लोकल कितने समस्याएं हैं उसको आप कितना ठीक कर पा रहे हैं, उसके लिए आप कितने चिंतित हैं, आप अपने युवाओं के लिए रोजगार कितना देने की बात कर रहे हैं। अपने यहाँ यूनिवर्सिटीज़ नहीं है उसको लाने की बात करें, इससे आदमी बड़ा होता है, ना कि नाम से। तो मैं नहीं मानता कि मेरे यहाँ कोई ऐसा बड़ा आदमी है, क्योंकि किसी का भी सोच इस लेवल का नहीं है। पिछले 15 सालों से सुभाष सिंह यहाँ के विधायक रहे हैं, उनके काम को आप कैसे लेते हैं? देखिए, जनता सबको बताया जा रही है, जनता ही बता रही है कि उन्होंने 15 साल में क्या काम किया है। खुले आप सबके सामने है, अगर काम हुआ है तो दिख क्यों नहीं रहे? केवल रोड और बिजली, इससे ज़िंदगी चल जाएगी क्या? बुनियादी सुविधाएं कुछ ऐसी है जो होनी चाहिए, जो हमारे यहाँ नहीं है। 15 साल क्या 30 साल हो गए। हमारे यहाँ पार्टी का भी स्टेटमेंट है 30 इयर्स लॉकडाउन। ये 30 साल इन्होंने बर्बाद किया है हमारे यहाँ का। हम आज 30 साल पीछे हैं। हमें इस बात पे सोचना चाहिए, हमारे युवाओं को सोचना चाहिए, हमारे जितने गार्जियन सम्मानित जनतागण हैं उनको भी सोचना चाहिए कि आज भी हम बाकी स्टेट से 30 साल पीछे क्यों हैं। बड़ा सवाल ये है, आप पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड हैं, तो सवाल बनता है कि युवाओं को पॉलिटिक्स में आना पड़ रहा है, इसका मुख्य वजह आपके विचार से क्या है? देखिए, जितने नेता हैं अगर अपने एरिया के डेवलपमेंट के बारे में सोचने लग जाए तो हमें क्या जरूरत है? हम तो अपना नौकरी करेंगे। मैं भी एक युवा हूँ, अगर मैं पढ़ लिख रहा हूँ, 30 साल उम्र हो जा रही है और मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, तो ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है ना। मेरे भी माता पिता हैं, उनको भी मुझसे बहुत उम्मीदें हैं। ऐसे ही जितने युवा हैं सबके माता पिता को उनसे बहुत उम्मीदें हैं। अगर उनको नौकरी नहीं मिल रही है तो क्या करेगा? कहीं ना कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। हमने पढ़ाई किस लिए किया है? हमने पढ़ाई किया है कि हम सोल्यूशन निकालें, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालें। अगर ऐसे नेता रहते तो मैं शायद पॉलिटिक्स में नहीं आता, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज 30 साल से हम देखते आ रहे हैं और ऐसा नेता कोई मिला ही नहीं है। रोजगार की तो बात अब तो सारी सरकारें करने लगी है। आरजेडी की गवर्नमेंट 10 लाख नौकरी की बात कर रही है, जबकि बीजेपी 19 लाख रोजगार की बात कर रही है। आपकी पार्टी इसके क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात कि जब आरजेडी ने 10 लाख नौकरी का अनाउंसमेंट किया था तो यही हमारे उप मुख्यमंत्री साहब ने कटाक्ष किया था कि ये लाएंगे कहाँ से? आप लोग समझना, जनता आप लोग समझना, ये लाएंगे कहाँ से 10 लाख नौकरी? और आज आप ऊपर से 19 लाख नौकरी देने की बात करें तो आप कहाँ से लाएंगे? जब वो 10 लाख नहीं ला पा रहे थे तो आप 19 लाख कहाँ से लाएंगे? ये सोचने वाली बात है। यानी कि अल्टीमेटली जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। हम आज तक यही बनते आए, हमें जात पात में बांट के रखा गया है और हमें लॉलीपॉप दे दिया जाता है इलेक्शन के टाइम में, ये ले लीजिए, उसके बाद 5 साल गायब। तो मुझे नहीं लगता कि ये जितनी भी बातें ये वादा कर रहे हैं सब चुनावी वादा है। इस पे जनता को ध्यान नहीं देना चाहिए और जनता को अपने लिए एक सुयोग कर्मठ जो आपके लिए सोचे, आपके जो विधानसभा क्षेत्र है उसके तरक्की के लिए सोचे, उसको चुनना चाहिए। आपकी पार्टी के मैनिफेस्टो में शराब का जिक्र है। बिल्कुल। तो बिहार में अगर शराब को ला दिया जाए तो तरक्की संभव है? देखिए, आज शराब के कारण 40,000 करोड़ का हमारा रेवेन्यू लॉस हो रहा है केवल बिहार में।
क्या शराबबंदी होने से बिहार में शराब बंद हो गया क्या? नहीं। मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, आप सब जितने लोग देख रहे हैं, शराबबंदी होने से शराब बिकना बंद हो गया क्या? या लोग पीना बंद कर दिए? नहीं, ऊपर से होम डिलीवरी स्टार्ट हो गया है, यानी कि 100 का 200 में बिक रहा है। यहाँ पे खुलेआम लोग पी रहे हैं, प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। ये ऊपर से नीचे तक पैसा पहुँचता है शराब का। आप चले जाइए लोग यहाँ कुचायकोट में जो बलथरी चेक पोस्ट है, वहाँ पे पैसे लेके और ट्रक के ट्रक निकल रहे हैं। अच्छा। ये निकाला जा रहा है। रेवेन्यू लॉस क्यों फिर? मेरा सीधा क्वेश्चन है, वो रेवेन्यू अगर 40,000 करोड़ हमारे हाथ में होता तो हमारे बिहार का विकास होता, हमारे गोपालगंज का विकास होता। आपने पैसे भी गंवा दिए और ऊपर से शराबबंदी भी नहीं। गवर्नमेंट तो करेगी, अमन शांति है। नकली शराबबंदी, देखिए आपके हाथ में कानून है, आप ऐसा कानून बनाइए कि अगर शराब पी के कोई कुछ भी घरेलू हिंसा करता है या फिर कुछ भी ऐसा करता है तो उसको कठोर से कठोर आप एक मिसाल पैदा कीजिए ना। ऐसा कीजिए कि कोई दोबारा उसको हिमाकत करने की जरूरत ना करे। अस्पतालों की स्थिति हम देख रहे हैं, सदर अस्पताल की बड़ी बुरी है। एक वीडियो वायरल हुआ था जो आप देखे होंगे, सदर CS साहब बोले कि इमरजेंसी में कोई लड़का गया था इलाज कराने के लिए, तो उसके देखिए कि सदर साहब बोले कि नहीं, इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा स्टेटमेंट उनको मिला कि परसों की बात है, परसों की बताऊँ मैं ये उसमें क्या आपकी पार्टी यदि आ रही है तो उसमें आप सुधार करेंगे। देखिए सदर अस्पताल को बुनियादी सुविधाएं क्या होती है इंसान के लाइफ में? शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, ये बुनियादी सुविधा है। हमारे यहाँ तीनों में से कोई है क्या बताइए? अगर पूरे 100% छोड़िए, 50% भी है क्या? नहीं है। जैसा उनको मैं बताऊं, CS साहब का मैंने ऑडियो सुना था, बेचारे वो मर गए। फील्ड के पीछे उनका घर है। मैं कोशिश किया था जाने को यहाँ पे, लेकिन उनका पोस्टमार्टम हो रहा था, मैं नहीं जा पाया। मैं भगवान से उनकी आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। स्वास्थ्य की स्थिति ऐसी वहाँ पे डॉक्टर की कमी के कारण उनकी जान चली गई। उस जगह पे आप भी हो सकते थे, मैं भी हो सकता था। मतलब कि यहाँ किसी के जान की कोई परवाह नहीं है। आप यहाँ पे समझ लीजिए कि जान के लिए हमारी सरकार बोल रही है कि मतलब SC/ST वाले को हम यदि हत्या हो रही है या मर रहे हैं तो उसको सरकारी नौकरी देंगे, ऐसा एक स्टेटमेंट आया था इस बारे में। मतलब आप चाह रहे हैं कि उसको मारें और फिर नौकरी दें। आप उनको सशक्त क्यों नहीं बना रहे? जी, आप उनको सशक्त बनाइए ना कि वो ऐसा नौबत ही ना आए। वो रोजगार खोज लें, अपने लिए नौकरी ढूंढे, अपने बिजनेस खोलें, वो तरक्की करें। आप ऐसा बनाइए ना सबको। आप ऐसा क्यों? अभी 25,000 बच्चियों के लिए उन्होंने 25,000 का अनाउंसमेंट किया। मतलब आप क्या अपंग बनाना चाहते हैं सबको 25,000 देके? आप उनको सशक्त बनाइए ना कि वो अपने दम पे 25 नहीं 50,000 की नौकरी लें। ऐसा बनाइए ना। ये सब देखिए, हमें एक जाति में बांट के रखा गया है। केवल चुनाव आए और वोट लेके हम शिक्षा में हम देख रहे हैं कि BA की डिग्री 5-6 साल में हम लोग की कितने सालों से पूरी हो रही है। MA की डिग्री केवल पॉलिटिकल साइंस की एक कमला राय कॉलेज में है, और सब कॉलेजों में भोपाल में तो बहुत से कॉलेज हैं। क्यों अन्य विषयों की पढ़ाई नहीं होती? देखिए, आज तक इस मुद्दे को किसी ने उठाया था क्या? केवल पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई होती है। आज तक देखिए 15 साल से चलिए सिटिंग विधायक भी हैं यहाँ पे। 15 साल उसके पहले भी 15 साल तक रहे। आज तक इस बारे में किसी ने सोचा है क्या? माननीय विधायक जी जो है वो BJP से हैं, क्या कभी एक सवाल नहीं उठाए हैं आज तक? जनता उनको जवाब दे रही है ना। उनको जनता जवाब दे रही है, उन्होंने क्या किया 15 साल? भाई बंधु जो MA की डिग्री लेना चाहते हैं वो छपरा जाते हैं, केवल पॉलिटिकल साइंस से एक डिग्री ऐसा है कि कमला राय कॉलेज में पढ़ाया जाता है, आगे सब यहाँ से बंद है। आखिर ऐसा क्यों नहीं व्यवस्था दे रहे हैं? बोल रहे हैं कि सरकार विकास कर रही है, क्या विकास कर रही है? सबसे पहले तो हमारी सरकार आएगी, मैं यहाँ से जीतूंगा तो पहला डिमांड होगा कि यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी खुले, गोपालगंज में लोकल यूनिवर्सिटी हो। उसके साथ साथ मैं कोशिश करूँगा कि मेडिकल कॉलेज भी हो। यहाँ के लड़के लोगों में इतना टैलेंट है, कूट के भरा हुआ है, उनको एक जगह नहीं मिल पा रहा है कि वो कहाँ जाएं, उस टैलेंट को कहाँ निखारें। दुर्भाग्य है ये। एक और सवाल है, केंद्रीय विद्यालय यहाँ पे है, उसको VM प्राइमरी में उसका क्लास चलता है VM। क्या आज तक कभी कोई उठाया है मुद्दा? केंद्रीय विधायक जी, माननीय संसद जी, केंद्रीय विद्यालय शिक्षा से रिलेटेड है। हाँ जी, ये शिक्षा से जुड़ा हुआ है। केंद्रीय विद्यालय उस तरफ से उठाएंगे, कितना रिस्पेक्टेड स्कूल है पूरे इंडिया में। हाँ, आप दूसरे स्टेट्स में जाके देखिए, आपको लगेगा कि वाह क्या स्कूल है। लेकिन यहाँ पे जमीनी आपको पता है, यहाँ पे जाके देखिए इतना घास उगा हुआ है। अच्छा, जमीन नहीं है उसमें। चलिए दूसरे जमीन में चल भी रहा है तो इतना घास उगा हुआ है अभी। ये हालात में यहाँ के सोचिए, केंद्रीय विद्यालय का ये हालात है तो नॉर्मल सरकारी स्कूल का क्या हालात होगा? आप सोचिए, जनता को सोचना चाहिए। मैं बहुत स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ कि आपको अब की बार ऐसा नेता चुनना है जो आपके लिए सोचे।
आपका एक वोट हमें बहुत आगे भी ले जा सकता है और हमें शायद बहुत पीछे भी ले जा सकता है। तो आप सोच समझ के इस बार वोट दीजिएगा। जी जी। गोपालगंज शहर की मैं बात कर रहा हूँ। शहर में बड़ी बारिश हो रही है तो काफ़ी जल जमाव हो जाता है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जल जमाव, ट्रैफिक, समस्या ही समस्या है गोपालगंज में। इस पर मतलब पुलिस पार्टी की तरफ से आप अभी कई बार मैंने बोला भी है, अपने सरिया वार्ड नंबर 1 की बात कीजिए। 2 साल से जो जल जमाव की समस्या है वहाँ पे, 2 साल मैं उधर से गया भी था रात में, तो मैं 2 मिनट के लिए सोचने लग गया था कि जाऊँ या ना जाऊँ, कहीं गड्ढा ना हो उसमें, गिरने पे कहीं हाथ पैर ना टूट जाए। फिर भी मैं गया। 2 साल से समस्या है, क्या किसी ने सोचा है उसके बारे में? वहाँ लोग जो रह रहे हैं कैसे आ जा रहे हैं, सोचा है आपने? हर किसी के पास बाइक तो नहीं है, हर किसी के पास 4 पहिया तो नहीं है। आदमी पैदल भी जा सकता है ना, मतलब आप ऐसे जाएं पैदल, नाली में पैर रख के जाएं। यही बुनियादी सुविधाएं आपने दिया है 30 साल से। मैं पूछना चाहता हूँ सवाल है कि अगर मैं इंजीनियर विवेक जी अगर जीत जाते हैं चुनाव, तो वो पहला 3 काम जो गोपालगंज को देंगे? देखिए, सबसे पहले मैं शिक्षा व्यवस्था को बहुत ही दुरुस्त करूंगा, जिसमें सरकारी स्कूल है। सरकारी स्कूल में पार्टी के मैनिफेस्टो में है कि जितने सरकारी वर्कर हैं सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, वहाँ पे गुणवत्ता शिक्षा मिलेगा, उसको ठीक किया जाएगा। जैसे मिड डे मील का सिस्टम है, मिड डे मील को हम एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट नहीं, एक अलग उसका डिपार्टमेंट बनाएंगे जो केवल मिड डे मील को देखेगा। टीचर्स को वहाँ से हम फ्री करेंगे, टीचर से कोई दूसरा काम नहीं कराया जाएगा, केवल उनका काम पढ़ाना होगा। दूसरी बात, टीचर को उनका जो रिस्पेक्ट है वो दिलाना होगा, हमें समान वर्क समान पे दिलाना होगा। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं तो मन से काम नहीं करेंगे। तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाएंगे। दूसरी बात, हम स्वास्थ्य, अपने जो अपना अस्पताल है उसको हम हाईटेक बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे कि यहाँ डॉक्टरों की कमी ना हो, किसी की जान ना जाए डॉक्टरों की कमी के कारण। और यहाँ से मिनिमम से मिनिमम केस यहाँ से गोरखपुर और पटना रेफर। इसका मतलब आपसे अपेक्षा की जाए कि जनता अपेक्षा करे कि यदि मतलब आप विधायक बनते हैं तो क्या मरीज गोरखपुर, लखनऊ, पटना जो जाते हैं वो नहीं जाएंगे और गोपालगंज में उनकी 200% मेरी कोशिश रहेगी कि हॉस्पिटल को ऐसे बनाया जाए कि यहाँ से कोई भी मरीज, भगवान ना करे किसी का तबीयत खराब, पहली बात होता है, वो तो नेचुरल चीज़, लेकिन ये नेचुरल चीज़ है। तो हम इसमें कोशिश करेंगे कि कोई भी मरीज, मैक्सिमम कोशिश किया जाएगा कि कोई भी मरीज यहाँ से पटना गोरखपुर ऐसा ना हो, उसका इलाज यहीं हो और यहीं से ठीक होकर घर जाए। इसी जो पिछले क्वेश्चन का था उसका उल्टा क्वेश्चन है कि अगर इंजीनियर साहब हार जाते हैं तो लोगों के बीच में रहेंगे या फिर नौकरी की तलाश में? बिल्कुल नहीं, मैं जीत रहा हूँ, लोगों का प्यार बहुत अच्छा मिल रहा है और मैं लोगों की सेवा में ही रहूँगा। सपोज दैट 1% मान लीजिए, यदि देखिए मैं जनता की सेवा करने आया हूँ, कुछ बदलाव सोच के आया हूँ, तो मुझे बदलाव करना ही है। जी बिल्कुल। मुझे जनता इतना प्यार दे रही है, बहुत धन्यवाद है, और मैं उनके बीच रहूँगा। गोपालगंज एक बस अड्डा है, बस अड्डे का विकास क्यों नहीं हो रहा है? हमारा एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस अड्डे का विकास पर आपका क्या विचार? आप समस्या देखेंगे ना, आप समस्या देखेंगे यहाँ तो लंबी लिस्ट हो जाएंगे। यहाँ के सांसद महोदय जो हैं, चाहे सांसद महोदय, सुनिए, सांसद विकास करना चाहिए ना। सांसद महोदय 2 साल पहले जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ था तो उन्होंने कमिटमेंट किया था, लोगों से झूठ बोला था। इसका मतलब है कि मैं बड़ी बड़ी ट्रेनें खामे होके चलवाऊंगा। हाँ, वही इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। हमारे यहाँ से लोग 25 किलोमीटर दूर जाते हैं, ट्रेन चली क्या ट्रेन पकड़ने के लिए, नहीं चली कोई ट्रेन दिल्ली जाने के लिए, बड़े लॉन्ग टूर के लिए कोई चला? ये गलत है। नहीं, देखिए मेरी पार्टी जो है उसका स्ट्रिक्ट हम लोगों को हिदायत है कि आपको गलत किसी से नहीं बोलना है, गलत कमिटमेंट जनता से नहीं करनी है। आप जो बोलोगे वो करके दिखाना है आपको, और वो भी अपने कार्यकाल के दौरान ही। तो हमारी पार्टी बहुत इसको लेके सीरियस है। हमें बदलाव चाहिए, हमें बदलाव करने ही करने हैं। मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ एक बार फिर से, इस बार अगर आप नेता चुन रहे हैं तो सबका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करिए। एक हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मायावती जी का स्टेटमेंट आया अभी हाल ही फिलहाल में, अच्छा कि ज़रूरत पड़ी तो मैं बीजेपी को समर्थन दे सकती हूँ। इनका स्टेटमेंट है ये। अब जनता को तय करना है कि यहाँ बीजेपी के भी कैंडिडेट हैं और बहुजन समाज पार्टी के भी कैंडिडेट हैं, तो जनता को तय करना है कि वो वोट किसको दे रहे हैं। आप किसी को भी वोट देंगे जाएगा बीजेपी को ही, ये सोच लीजिए। तो आपको तीसरे ऑप्शन की तलाश करनी होगी। बीजेपी की आप बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मेरा एक सवाल मेरे मन में आ गया कि नरेंद्र मोदी जी यहाँ आए थे पिछली बार चुनावी सभा में 2015 में, तो एक हथुआ चीनी मिल बंद था, उसको बोले थे यदि मेरी सरकार बनती है, माने
NDA की सरकार बनती है तो हाथुआ चीनी मिल चालू कर देंगे। मेरा सवाल है कि आपको चालू कर दी है कि हाथुआ चीनी मिल? हाथुआ मिल चालू तो नहीं हुआ जी। सासामुसा का मिल बंद हो गया, जी, वहाँ से जितने रोजगार मिल रहे थे खत्म हो गए। खत्म। आप कहाँ लगे हैं? ये चुनावी बातें हैं, फिर ये लोग सब ऐसी करके लोगों को बहला फुसला के वोट लेके चले जाते हैं। फिर ये लोग कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, सुशील मोदी जी माने कह रहे हैं कि हमको बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं, सड़क बिजली को जल्दी छोड़ दिया जाए। देखिए तो- सीरियस मत लीजिए, मैं बता रहा हूँ, सीरियस मत लीजिए। उन्होंने अभी हाल ही फिलहाल में बोला था कि मेरी सरकार आएगी तो मैं युवाओं को नौकरी देने का काम करूंगा। अभी तक किसकी सरकार थी? लॉजिकल बात कीजिए ना, एकदम, जी, जी। किसकी सरकार थी? आपने क्यों नहीं दिया नौकरी? ये क्वेश्चन जनता पूछ रही है ना, मैं जनता की तरफ से पूछ रहा हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मान लीजिए। बिल्कुल। नीतीश कुमार का भी तो स्टेटमेंट था कि समुद्र के किनारे बिहार नहीं होने की वजह से रोजगार पैदा नहीं हो पा रहा। क्या आप पूछना चाहिए था, मैं आप सबके माध्यम से, क्या आप इंजीनियर हैं या वो भी ऐसी है? आप इंजीनियर हैं इसीलिए क्वेश्चन कर रहा हूँ। उनसे पूछना था जी, जी। कि आप अगर इंजीनियर हैं तो आपको सोल्यूशन ढूंढना है। बिल्कुल। हर चीज़ का सॉल्यूशन है। आप जाइए किसी दूसरे स्टेट में देखिए जहाँ पे रिसोर्सेज कम हैं, रिसोर्सेज कम होने के बावजूद भी उनकी डेवलपमेंट इस कदर है कि उसकी तुलना आप विदेशों में कर सकते हैं। ये एक्सक्यूजेज हैं, सब बहाने हैं ये लोगों को बरगलाने के लिए। तो इस पे ध्यान ना दिया जाए। मैं जनता से अपील करूँगा कि आप अब समझदार हैं, आप समझिए। सर एक सवाल मेरी तरफ से है कि क्या कहीं आपकी पार्टी जैसे सुप्रिया जी के पिताजी किसी अन्य पार्टी में, मैं उनका नामकरण नहीं करना चाहता ठीक हूँ, है, कि उसमें ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और प्रिया जी ने एक अलग पार्टी बनाया ठीक है, है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं इसका मैं समझ गया आपकी बात। जी आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इनके पिताजी वहाँ से रिजाइन कर चुके हैं और वो इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, हर किसी का संविधान में हर किसी को अपना जीवन जीने का हक देता है। हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये मेरा हक है, संविधान दिया है मुझे। तो अगर पुष्पम प्रिया मैडम अगर कुछ कर रही हैं तो इनका हक है और हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए। अगर देखिए, अगर वो जो कर रही हैं वो बिहार के पक्ष में है, बिहार के हित में है, तो मेरा मानना है कि सबको साथ देना चाहिए। थैंक यू।